नमस्कार दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं वो व्यक्तित्व जिन्होंने भारतवर्ष के सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों का संरक्षण करते हुए न सिर्फ नेतृत्व किया है बल्कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से उनको डिजिटली भी परिपक्व करने में हेल्प करी है। तो आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व बैठे हैं वो हैं प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने अपने से बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब, ये पॉडकास्ट बहुत सारे आयुर्वेद के स्टूडेंट्स तक, चिकित्सकों तक पहुंचने जा रहा है और आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि आपकी आयुर्वेद की जो यात्रा है वो कैसे शुरू हुई, जरा थोड़ा सा आप बताएं। मैं 1977 में बम्बई गया और बम्बई में मित्तल आयुर्वेद महाविद्यालय से 1985 में मैंने BMS पास किया और BMS पास करते ही मैं गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय से MD का चिकित्सा हो गया और वहाँ से MD होते ही मैंने अपना कैरियर जो है एज ए सर्विस मैंने पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय बम्बई से शुरुआत की और जहाँ पे मैंने अपने टीचिंग के कैरियर को और क्लिनिकल कैरियर को अपनाते हुए मैंने अपनी PhD की। तो इस तरह से मैंने BMS जो है बम्बई विश्वविद्यालय से और MD गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय से और PhD जो है मुंबई विश्वविद्यालय से की और अपना कैरियर जो है वहाँ से शुरुआत किया। और उसके बाद मैं 2003 में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला में काय चिकित्सा का प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना और 2008 में पंजाब में ही डायरेक्टर आयुर्वेदा बना और रिटायरमेंट के बाद मैं नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का 2021 में प्रेसिडेंट आचार्य एवं पंजीयन बोर्ड बना, जो कि मैं अभी 13 जून को उससे रिटायर हुआ। ये मेरी आयुर्वेद की कैरियर रहा जो मैंने बड़ा संक्षेप में आपको बताया। तो डॉक्टर साहब, इस 40 साल के सफर में आयुर्वेद में जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा, इसमें क्या मतलब फील किया? हमने आयुर्वेद का वो भी युग देखा कि जब कि आयुर्वेद को मूलतः बिना किसी विशेष टेक्नोलॉजी से, बहुत कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे न पढ़ाते हुए हमें इस तरह से पढ़ाया जाता था कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ाया जाता है। हम गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ते हुए हमने आयुर्वेद की क्लिनिकल नॉलेज जो है अपने ही हॉस्पिटल से ली, मित्तल आयुर्वेद महाविद्यालय से ली और बाद में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंडर जो है अखंडानंद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदाबाद था, जहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और वहाँ पेशेंट बहुत थे, पर डे जो है वो 300-400 की OPD होती थी और काय चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन को बोलते हैं। तो वहाँ हमने बहुत सारे रोगियों का निरीक्षण किया, परीक्षण किया, सीखा और बाद में वापिस बम्बई में आकर के 16 साल जो है गवर्नमेंट अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालय और रुग्णालय में मैंने जो है नौकरी की। और इस तरह से मेरा जो है ये कैरियर चलता रहा। और आज का जो वर्तमान का आयुर्वेद है ये भारत सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो है बना है। आज के सिलेबस में इलेक्टिव्स हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और आयुर्वेद में जो भी एजुकेशन है उसमें 70% जो है वो प्रैक्टिकल है, 30% थियरी है। और बाइफरकेटेडली जो संहिताएं हैं उनको थोड़ा ईजीएस्ट मोड में बच्चों को, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में विद्यार्थियों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, संस्कृत अच्छे से पढ़ सकें, इस तरह से बनाया गया है। और आजकल जो विद्यार्थी आयुर्वेद के वो AI का पूरा उपयोग करते हैं और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका पूरा आयुर्वेद में उपयोग करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे भारत सरकार के और प्राइवेट आयुर्वेद के संस्थान हैं जहाँ हर तरह की टेक्नोलॉजी से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। खास करके एनाटॉमी अच्छी पढ़ाई जाती है और इसी तरह से जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके भी मॉड्यूल्स जो हैं अवेलेबल हैं और उनको उस पे जो है बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद का दिमाग में कैसे आया और कैसे आपने जर्नी स्टार्ट करी, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आयुर्वेद मैं अपने परिवार से ही मेरे पास आया। मैं आयुर्वेद के लिए अपने परिवार में चौथी पीढ़ी हूँ।
मेरे माता पिता दोनों वैद्य हैं और मेरे पत्नी भी वैद्य है। हमारा पूरा परिवार ही वैद्यों का परिवार है। तो मेरे पिताजी बम्बई से पढ़े थे तो मुझे भी बम्बई पढ़ने के लिए भेज दिया। तो मैं 1985 में बम्बई विश्वविद्यालय से मैंने BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स किया। उसके बाद मैं गुजरात पढ़ने चला गया। वहाँ गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदाबाद से मैंने काय चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 1988 में पास आउट होने के बाद मैं बम्बई में वापस पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय में आकर के लेक्चरर बना और क्लिनिकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर बना और साथ में मैंने PhD शुरू की बम्बई विश्वविद्यालय से। तो बम्बई विश्वविद्यालय से मैंने 1998 में PhD कंप्लीट की। इस तरह से हमारा ये जो कैरियर है आयुर्वेद से प्रारंभ हुआ। एक्चुअली कैरियर तो बचपन से घर में ही आयुर्वेद का पूरा माहौल था, उसको देख करके हम बड़े हुए। और चूंकि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हमने आयुर्वेद में लोगों का ऐसा मिथ है कि पेशेंट बड़े कम आते हैं या देखते नहीं है, लेकिन मैं जिस विश्वविद्यालय में या जिस महाविद्यालय में मैं पढ़ा वहाँ पे रोगियों की संख्या बहुत थी और हमारा जो अस्पताल था वो देसी आयुर्वेदिक अस्पताल के नाम से फेमस था। डिलीवरी लोग करवाने बड़ा आते थे कि ये लोग नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। ऐसे ही एनोरेक्टल डिजीज की ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत लोग आते थे कि आयुर्वेद से एनोरेक्टल डिजीज है ज़्यादा अच्छी हो जाती है, रिकरेंस रेट नहीं रहता। इस तरह से कैरियर जो है इसकी मेरा प्रारंभ हुआ और उसके बाद मैं चला गया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरा सिलेक्शन हो गया। प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करके मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला में चला गया और उसके बाद 2008 में वापस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मैं सिलेक्ट डायरेक्टर पंजाब स्टेट हुआ और मैं आयुर्वेद का डायरेक्टर बना। और डायरेक्टर जो है मैं लगभग 13 साल रहा। 13 साल बाद रिटायर होने के बाद मैं पहला ही कमीशन भारत सरकार ने बनाया था, आयुष मंत्रालय ने बनाया था, उसका मैं नेशनल कमीशन में बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन का 2021 में प्रेसिडेंट बना। मेरे को जो है ऑल ओवर इंडिया जितने भी ISM प्रैक्टिशनर्स हैं उनके रेगुलरिटी अफेयर के तरीके काम करना पड़ा, उनके लाइसेंसेस को देखने का काम मुझे करना पड़ा। उनके लिए बहुत सारी गाइडलाइन हमने बनाई, बहुत सारे नोटिफिकेशंस बनाए, रेगुलेशंस बनाए। इस तरह से जो है मेरा कैरियर शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि इस तरह से प्रारंभ किया और अब मैं 13 जून को जो है 2025 को है अपनी सरकारी नौकरियों से सेवानिवृत्त हो गया हूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, ये 40 साल के सफर में आयुर्वेद के लेके जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो उसमें से सबसे खास चीज आपको क्या लगी? जब मैं पढ़ता था या मेरे पिताजी भी जब पढ़ते थे, मेरी माँ पढ़ती थी, उसमें और आज के ज़माने में बड़ा फ़र्क है। उन दिनों में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ है जो है वो आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में, रुग्णालय में नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि मॉडर्न साइंस के लोग पढ़ते हैं वैसे ही आयुर्वेद के महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सारा काम कराया जाता है। और वर्तमान में तो भारत सरकार की नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें जैसे इलेक्टिव्स हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और इंटीग्रेटिव दूसरी जो साइंसेज हैं उन सब का जो ज्ञान है आयुर्वेद के विद्यार्थियों को दिया जाता है। संस्कृत का सरलीकरण करने के लिए सरल संस्कृत बोध विज्ञान से संस्कृत को जिससे पढ़ना जरूरी है वो हमारे समय में नहीं हुआ करता था, आजकल वर्तमान में उपलब्ध है, जिससे जो आयुर्वेद पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको बड़े आसानी से आयुर्वेद की वो सारी विधाएं समझ में आ जाएंगी कि इन शब्दों के अर्थ से क्या अर्थ लेना और उसका ट्रीटमेंट में क्या फायदा होगा। इस तरह से पुराने काल से समय के अनुसार आज बहुत सारे परिवर्तन हैं, नए सिलेबस बने हैं। आजकल जो है 70% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कॉलेजेस में काम करवाया जाता है, प्रैक्टिकल सिखाई जाती है और 30% ही जो है वो थियोरी पढ़ाई जाती है, थियोरी कराई जाती है। इस तरह से काफ़ी चेंजेस है इन दिनों में जो है बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस है। और वर्ल्ड वाइड जैसे एजुकेशन का स्तर है वैसा ही आयुर्वेद का स्तर जो है आयुष मंत्रालय ने और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने बनाया है। तो डॉक्टर साहब, आप इतने समय NCISM के प्रेसिडेंट रहे, आपने बहुत सारे रिफॉर्म किए, ऐसा कोई खास काम जो आपके दिल के सबसे करीब हो? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि हमने जितने ISM चिकित्सक है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के चिकित्सक है, खास करके आयुर्वेदा के चिकित्सक है, उनके राइट एंड प्रिविलेजेस के लिए उनको बहुत स्ट्रेंथन किया कि आप जो कुछ भी पढ़ाई करोगे, आप जो भी ट्रेनिंग लोगे,
आप ड्यूरिंग एजुकेशन ट्रेनिंग लोगे और आप आफ्टर लाइसेंस आप जो ट्रेनिंग लोगे उन सब का उपयोग जो है आप अपनी चिकित्सा में कर सकते हैं। दूसरा, हमें बड़ा ये भी मुझे बड़ा फक्र है कि मैं भारत सरकार के और राज्यों के विभिन्न विभागों के साथ मैंने बड़ा पत्राचार किया कि आयुर्वेद के डॉक्टरों के राइट्स हैं, इनको मिलने चाहिए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि उन्होंने उसका बड़ा अच्छा प्रतिसाद दिया और उन्होंने वो राइट्स जो हैं ISM प्रैक्टिशनर्स को दिए। मेन इसमें इंश्योरेंस वाले जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ हमारा पत्राचार हुआ, तो उन्होंने उसको कमिट किया कि जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, क्लेम कर सकते हैं उनका इंश्योरेंस। इसी तरह से रेलवे डिपार्टमेंट, साउदर्न रेलवे, उन्होंने कहा कि हम आयुर्वेद के डॉक्टरों को नौकरी देंगे। टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कहा कि हम BMS को नौकरी देते हैं, BMS को भी जो है रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च फेलो तरीके हम नौकरी देंगे। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपनी फर्टिलिटी के लिए, अपने ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा अच्छा जो है काम कर सका और उनके राइट्स जो हैं, उनकी जो प्रिविलेजेस हैं उनको मैं दिलाने में, रेगुलेशन बनाने में मैं जो है सहायक बन सका। तो डॉक्टर साहब, इतना वर्ड यूज किया जाता है क्वैक, तो इसका आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के ऊपर भी लोग बाग यूज करते हैं या तो लोगों की जानकारी नहीं है, तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि ये शब्द किन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और किन के साथ नहीं? देखिए, मैं जब पंजाब का डायरेक्टर था तब भी बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती थी। खैर अब मैं रिटायर हो गया, फिर भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन मीटिंग्स का। तो वहाँ पे ये कह दिया जाता था जी फलाना आयुर्वेदिक डॉक्टर पकड़ा, वो क्वैक है। तो मैं उनका बड़ा जबरदस्त सरकार में बैठ के विरोध करता था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर कहने के बावजूद आप उनको क्वैक नहीं कह सकते। क्वैक उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने कोई पढ़ाई की नहीं है, जिनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट एक्ट के तहत बनती है और हेल्थ जो है स्टेट का प्रेरोगेटिव है। हेल्थ सर्विस जो है स्टेट ने प्रोवाइड करवानी होती है। इसलिए हिंदुस्तान के हर स्टेट में आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के लिए स्टेट एक्ट है जहां उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टेट एक्ट के तहत होगी वो क्वैक्स हो ही नहीं सकता कभी भी। इसलिए लोगों में अवेयरनेस करने की बड़ी जरूरत है कि भाई स्टेट में जो रजिस्टर्ड है, स्टेट काउंसिल में, स्टेट बोर्ड में रजिस्टर्ड है, वो कभी भी क्वैक नहीं हो सकता। क्वैक वो लोग होते हैं जिनके पास वैलिड डिग्री नहीं होती, वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उनको क्वैक्स कहते हैं, वो क्वैक्स की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, आगे से आपको भी इस शब्द का इस्तेमाल करने से पहले कम से कम ये जज करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण समय देकर इतनी बहुत अच्छी पद्धति को ना सिर्फ एक कॉलेज से 3 साल की डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुए हैं, बल्कि उनका एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन भी है और वो पूरे एथिकल तरीके से अपनी इंटर्नशिप करते हुए जब आप तक अपनी सुविधाएं पहुंचाते हैं और आप इस तरीके के शब्द, या तो आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है और आप एक जैसा सबको आंकते हैं, तो आगे से कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर साहब की इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं इसमें एक करेक्शन कर देता हूं कि 3 साल की डिग्री नहीं है, आयुर्वेद की 5.5 साल की डिग्री है। MD 3 साल की डिग्री है और PhD जो है ये मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम जो आपको यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन दे दे। तो हमें भी ऐसा जो दूसरी पैथी के डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता है, 5.5 साल का अगर MBBS का कोर्स है तो BAMS का भी 5.5 साल का ही कोर्स है। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के बाद बनने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एसेंशियल बेसिक क्वालिफिकेशन है और नीट की एग्जाम देनी पड़ती है और उसके बाद जो मेरिट के स्टूडेंट है उनकी ही एडमिशन होती है और एडमिशन के लिए मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो रिक्वायरमेंट है, तब आप आयुर्वेद के डॉक्टर बन सकते हैं। और कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी आयुर्वेदिक कॉलेज, उसकी मान्यता जो है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से होगी और जो मेरिट के स्टूडेंट है, नीट के स्टूडेंट है, केवल वही वहाँ एडमिशन ले सकेंगे, बाकी किसी भी विद्यार्थी को वो एडमिशन नहीं दे सकते। ये रेगुलेटरी अफेयर का आज की सरकार का सबसे बड़ा आयुर्वेद के डॉक्टरों को इक्विवेलेंट बनाने के लिए निर्णय लिया गया, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पिछले 5-7 साल से रेगुलर चल रही है। तो लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कई बार हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिस व्यक्तित्व से हम शारीरिक रूप से फायदा ले सकते हैं, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करके हम इनडायरेक्ट वे में उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो ABDM है, अखिल भारतीय डिजिटल मिशन, इससे ये आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं, BMS डॉक्टर्स, इनको ये कैसे फायदा पहुंच पा रहा है?
देखिए, जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बना बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन का नेशनल कमीशन में, मैं और मेरे चेयरमैन जो है एबीडीएम के सीईओ के पास गए। हमने कहा कि आप इसमें एलोपैथिक डॉक्टरों को और जो डेंटल डॉक्टर है इनको आप इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आईएसएम प्रैक्टिशनर्स को या आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, सवर्गपा के डॉक्टर्स को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे? तो उनका बड़ा हैरानगी वाला मंतव्य था कि अच्छा, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी लाइसेंस होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमने कहा बिल्कुल होता है। तो ठीक है, तो आपके पास कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन? हमने कहा अभी आज वर्तमान में मेरे पास 3 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है मेरे दफ्तर में है। ठीक है, आप भेज दीजिए। तो हमने उनको तुरंत मेल करवा दिया। उसके बाद जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये बड़ा ही एक भारत सरकार का नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। इसके थ्रू हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया का जो है इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते थे आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए। तो उसमें क्या करना होता है कि HPR, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, कि आपके भारतवर्ष में कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कितनी यूनानी डॉक्टर हैं, कितने आपके सिद्धा के डॉक्टर हैं, सवर्गपा के डॉक्टर हैं, उनकी हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी फ्री में रजिस्ट्रेशन होगी। ये उन्हीं डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन हो सकती है जो टोटली पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास डिग्री होल्डर्स हैं, जिनके पास लाइसेंस है, और जिनको जो एक्ट है हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक्ट या NCISM का जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो हमने इंस्टीट्यूशंस की रिकॉग्नाइजेशन की है, वो जो उसमें से लिस्टेड है उनसे पढ़े हुए लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन HPR, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में होता है। और ये भारत सरकार की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की एक अलग से इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनमस उसमें। और उसके साथ ही उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास क्या फैसिलिटीज हैं। जैसे एक डॉक्टर की क्लिनिक है, तो उसके क्लिनिक में क्या होता है, एक स्टेथोस्कोप होता है, एक टंग प्रेशर होता है, एक वेइंग मशीन होती है, एक ब्लड प्रेशर मशीन होती है, एक हैमर होता है, और इसके अलावा एक एक्सरे व्यूअर होता है। इसके अलावा अगर वो कोई जलोकाचरण कराना चाहता है या वमन कराना चाहता है या विरेचन कराना चाहता है या और किसी तरह की कोई टेक्निक अपनाना चाहता है, उसकी लिस्ट बना करके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस पोर्टल पे वो डाल सकता है। इन दोनों से फायदा ये होगा कि जब भी कभी वो इस पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद उसके पास जो फैसिलिटीज है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इंश्योरेंस क्लेम करने में उसको बड़ा फायदा हो जाएगा। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उसका भारत में और भारत के बाहर के जो विदेश के लोग हैं उसमें भी पोर्टल पे उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, लोग उसको देख सकेंगे। तो बाहर का कोई व्यक्ति अगर उससे आकर के चिकित्सा कराना चाहता है तो हील इन इंडिया भारत में आकर के वो चिकित्सा करा सकता है, या बाहर का कोई व्यक्ति उसको बुला करके बाहर चिकित्सा कराना चाहता है तो वो वहां पे जाकर के उसकी चिकित्सा कर सकता है। और भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि आयुष वीजा जो है इसके साथ में लागू कर दिया है। अगर आयुर्वेद के डॉक्टर बाहर भी चिकित्सा करते हैं या यहाँ आकर भी चिकित्सा करते हैं तो उनको आयुष वीजा के नाम से वीजा मिलेगा, जो कि मिलना शुरू हो गया है। तो आयुर्वेद के डॉक्टरों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने लिया है। और कमीशन जो है, जो कि मेरा बोर्ड था जिसका नाम बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन है, जिसका मैं प्रेसिडेंट था, उसने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि अपने आयुर्वेद की और अन्य हमारी जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन की पैथी की पद्धतियां, उनके डॉक्टरों को हमने हजारों की संख्या में हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हमने करवाई। और टेलीमेडिसिन, जैसे कोरोना में बहुत सारे जो लोग हैं टेलीफोनिकली पूछ लेते थे, आज भी अगर हम किसी से ऑफिशियली टेलीफोनिकली कुछ पूछना चाहते हैं, अगर वो ABDM में HPR में रजिस्टर्ड है तो टेलीमेडिसिन से वो ट्रीट कर सकता है, उसकी व्यू लिए जा सकते हैं और उससे ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। तीसरा और बहुत सारे बेनिफिट है, उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि जब आपका HPR हो जाएगा ABDM में, आम पब्लिक भी रजिस्टर्ड हो जाएगी, डॉक्टर भी रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो अपनी रिपोर्ट्स को लेकर के एक डॉक्टर के दूसरे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सारा जो है डिजिटली जो है कन्वर्शन हो जाएगी। अगर एक पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहता है तो सारी रिपोर्ट जो है ABDM के थ्रू जो है वो डॉक्टर जो है असेस कर सकता है, उसको देख सकता है। तो वजन जो उठाने वाली बातें हैं, रिकॉर्ड कीपिंग की जो बातें हैं, वो ABDM के थ्रू जो है बहुत जो है सुविधाजनक हो जाएगी। इसलिए ABDM जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेके आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी उसमें जो है HPR हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री से रजिस्ट्रेशन दिया है।
तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्रकृति परीक्षण जो ऐप है जिसकी वजह से आप लोगों को गिनीज बुक में भी नाम लिखा गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रकृति परीक्षण एक्चुअली ये हमारे जो वर्तमान के आयुष मंत्री जी हैं श्री प्रताप राव जी जाधव, ये उनकी अपनी सोच थी, उनकी इच्छा थी कि आयुर्वेद जो है पूरे देश में घर घर तक जाए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर आयुर्वेद का नारा दिया था, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे वर्तमान आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी ने की। जैसे ही वो मंत्री बने तो उनकी इच्छा थी कि मैं हर व्यक्ति का जो है प्रकृति परीक्षण कराऊं। तो उन्होंने एक टारगेट दिया कि हम 1 महीने में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से लेकर के और संविधान दिवस तक पूरा 1 महीना है, 25 नवंबर से मैं गलत कह गया कि संविधान दिवस से और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन तक 25 नवंबर से और 25 दिसंबर तक 1 महीने में हम लोगों का प्रकृति परीक्षण करेंगे। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसकी नोडल एजेंसी बनी और मैं भी इसका एक बहुत सहायक भूत पार्ट बना और हमने लगभग 1,50,00,000 लोगों को जो है प्रकृति परीक्षण 1 महीने में किया। उसमें फायदा ये होगा प्रकृति परीक्षण करने का कि लोगों को आगे चल करके नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने किस ऋतु में कौन सा आहार लेना है, कौन सा विचार करना है, क्या आपका शयन होगा, कैसे आपका व्यवहार होगा, जिससे आप बीमारियों से बच सके। आप अपनी प्रकृति को जान करके बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसमें अभी आगे भी जो है ये काम चल रहा है और इसको CISR जो है उसके हमारी साइंटिस्ट है डॉक्टर भावना पराशर, वो उसने बनाया था और गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय पंजाब उसने इसकी एथिकल कमेटी ने इसकी अप्रूवल दी थी। तो मैं चूंकि पंजाब का हूं तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकृति परीक्षण अभियान में पंजाब ने और पूरे देश ने बहुत बढ़िया काम किया और 5 जो है गिनीज बुक के रिकॉर्ड जो है स्थापित किए और लोगों को इसका फायदा होना है। प्रकृति जिसको पता लग जाएगी वो अपनी बीमारियों से बच सकेगा। डॉक्टर साहब, अभी जो फिलहाल जो BMS डॉक्टर्स हैं उनकी सक्सेस के लिए कोई 3 मंत्र आप, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का। देखिए, ये जो है ये मेडिकल साइंस है, चिकित्सा संबंधित ये साइंस है। चिकित्सा संबंधी साइंस का जो विशेषता है वो ये रहता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है, आपने जो भी किताबों में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाएं आप। और ये मेरा अपना अनुभव भी है और मैं देखता भी हूँ, क्योंकि हमारे विद्यार्थी बहुत हमसे पढ़ के निकलते हैं और समाज में जाते हैं, लेकिन पढ़ने के तुरंत बाद ही वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं ऐसा नहीं है, वो अनुभव लेते हैं। तो किताब में जो लिखा है उस तरह के साइन एंड सिम्टम्स, डिजीज को देखना। और खास करके आयुर्वेद की विशेषता ये है कि जैसे अगर हम सिर्फ सिंपल फीवर की बात करते हैं कि बुखार, तो बुखार के लिए लगभग हमारे जितने भी आयुर्वेद के टेक्स्ट हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसमें 2400-2500 आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद में बुखार की दवाइयां लिखी हैं। और एक एक जो डिजीज है उसके लिए से बहुत सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। तो आयुर्वेद को पढ़ना थोड़ा सा टफ है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना थोड़ा सा हल्का सा टफ है। लेकिन आयुर्वेद को पढ़ने के लिए ओरिजिनल टेक्स्ट अगर हम पढ़ लेते हैं, और खास करके मेरे से वैसे कुछ लोग हो सकता है सहमत भी ना हो, लेकिन श्लोक पढ़ना और टीका पढ़ना बड़ा जरूरी है। जो शास्त्र पुराने लिखे गए हैं उनको अगर हम पढ़ लेंगे और पढ़ करके उनके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेंगे, विनय कर लेंगे और अपने सीनियर से उसको सीख लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हम चिकित्सक बन सकते हैं। और अभी तो पेटेंट प्रोप्राइटरी बहुत सारी मेडिसिन बन गई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं जिनकी दवाइयाँ बनती हैं, और बहुत सारे सेंटर बड़े बड़े बन गए हैं जो कि बड़े हायर लेवल पे डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं। तो वहाँ जाकर भी सीखने से आयुर्वेद को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है समाज की सेवा के लिए। तो इसका मेन जो मूल मंत्र यही है कि आपने बड़ा ऑनेस्टली पढ़ना है और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना है। और एक श्लोक लिखा है कि जब आपने चिकित्सा करनी है, मैत्रेय कारणम आर्तेषु प्रीति एव रूपेक्षणम प्रकृति स्थित भूतेषु वृत्ति वैद्य चतुर्विधा, कि वैद्य को रोगी को देखते समय अपना मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उसके प्रति करुणा रखनी चाहिए, और उसका जो कष्ट है वो कितनी जल्दी ठीक हो सकता है ये देखना चाहिए, और जल्दी से जल्दी उसको नॉर्मल करना चाहिए। ऐसी मन में भावना रख करके अगर हम चिकित्सा करते हैं तो वैद्य जो है यश की प्राप्ति करता है। धर्म अर्थ मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन
चतुर्थ पुरुषार्थ की जो है प्राप्ति कोई भी चिकित्सक, किसी भी पैथी का चिकित्सक हो, वो इसको कर सकता है। डॉक्टर साहब, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, तो अभी जो नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए नए पास आउट हुए हैं, उनके बारे में आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? आजकल मैंने जैसे आपको बताया कि नीट क्लियर करके और नीट के बाद आजकल एक नई टेस्ट शुरू होगी, नेशनल एग्जिट टेस्ट कहते हैं। यानी आपने बीएमएस पास कर लिया, इंटर्नशिप 9 महीने की पूरी होगी, उसके बाद नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है, डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं। ऐसी विधा जो है रेगुलेशन से और एक्ट में, जो नया एनसीआईएसएम एक्ट बना उसमें लिखा है। इसलिए विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं, और कॉलेजेस जो हैं, आयुर्वेद के कॉलेज हैं, उनको बहुत सुविधाएं विद्यार्थियों को देनी चाहिए, जिससे समाज को हम एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक दे सके। मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के चिकित्सक जो है समाज को प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर बहुत अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारे जो बड़े बड़े पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूशन है उनका जो भार है कम कर सके और बीमारी ना लोग पड़े, ऐसी हम जो सुविधा है आयुर्वेद के थ्रू दे सकते हैं। आयुर्वेद में खान पान है, रहन सहन है, इसके बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए। आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, आहार हम जो खाना खाते हैं उसको आहार कहते हैं, निद्रा यानी स्लीप को कहते हैं, नींद को कहते हैं, ब्रह्मचर्य अपने अनुशासन में रहने की बातों को ब्रह्मचर्य कहा है। अगर हम तीनों डिसिप्लिन में रखते हैं तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ये हमारा लाइफस्टाइल जो है बिना बीमारी के हमको बहुत लंबी उम्र तक जो है रख सकेगा। इसलिए मेरा ये कहना है सबसे कि जो ये बेसिक कंसेप्ट आयुर्वेद के, इनको हम बहुत ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करें और अपने पेशेंट्स को बताएं और आम जन सामान्य को बताएं, जिससे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े। डॉक्टर साहब, अभी इजी केयर के माध्यम से बीएमएस डॉक्टर्स के क्लिनिक को फोकस करते हुए एक हील का इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके बारे में आपको बताया भी गया था। उसको आप बीएमएस डॉक्टर्स के लिए कितना हेल्पफुल मानते हैं? देखिए, आपने जैसा मुझे आज डिटेल में बताया, होप है और एजुकेशन है, एक्शन है, लाइफस्टाइल है, 4 जो आपके मेन मोटोज हैं हील के अंदर, तो इसका मुझे लगता है कि आयुर्वेद के माध्यम से हमारे आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर हैं उनको भी बड़ा फायदा होगा। वह भी अपने आप को खड़ा करने में, अपना समाज में प्रतिष्ठा बनाने में उनको बड़ा सहयोगी होगा। और दूसरा, आपके माध्यम से, क्योंकि आजकल जो है ये समय जो है मीडिया का समय है और ऑनलाइन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा चलता है, तो मीडिया जिनके साथ होगा, हम देखते हैं कि हर देश की वस्तु का, चीज़ का, और कितने से बड़ी चीज़ जो है मीडिया चाहे तो वो उसको ऊपर ले आए, चाहे तो वो उसका जो भी कर ले, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आयुर्वेद को आप लोगों ने अपनाया है और आप आयुर्वेद को भी एज सच, क्योंकि भारत की अपनी चिकित्सा पद्धति है, भारत की अपनी साइंस है, और आपका जो ये चैनल है, आपका जो माध्यम है, आप सब भारतीय हैं और आपने आयुर्वेद को चुना है, इसलिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस अपने कार्य में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करें, जिससे आयुर्वेद के जो लोग हैं वो लोगों को दीर्घायु, शतायु प्रदान कर सकें। और हमारे देश का जो मूल मंत्र है, हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सब लोगों को प्राप्त हो। दोस्तों, हील के माध्यम से इजी केयर ने जो भी इनिशिएटिव लिया है, ये एक टेक के माध्यम से ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि बीएमएस डॉक्टर्स को भी अपने आप को टेक्निकली इन्हांस करके अपनी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का एक कोशिश है। और इसमें हम अलग अलग माध्यम से सभी डॉक्टर्स को डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली और प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनको प्रमोट करते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप दवाइयाँ तो दे देते हैं उनको और वो 2-3 दिन ही दवाई लेते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा बहुत ठीक महसूस करते हैं तो दवाइयाँ खानी बंद कर देते हैं। और जो भी आप लोग परहेज़ बताते हैं, उस वो परहेज़ को भी जो है वो 1-2 दिन ही फॉलो करते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन हील के माध्यम से लॉन्च की जा रही है, उसमें टाइम टू टाइम रिमाइंडर देना, टाइम टू टाइम जो है उनको कॉल करके ये बताना कि भाई आपने दवाई कब खानी है, कब जो है उसका परहेज़ को कैसे फॉलो करना है। और डेली हम लोग जो है सवेरे 6 बजे से 7 बजे तक जितने भी लोग हील से कनेक्टेड हैं और जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उन सबको ऑनलाइन योगा के अंदर भी लेकर आते हैं।
तो डॉक्टर साहब, आपके विज़न की वजह से लगभग 3 से 4 लाख डॉक्टरों को आइडेंटिटी और डिग्निटी प्राप्त हुई है, और आपका यहाँ आना सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए एक सुदृढ़ मूवमेंट की शुरुआत है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप समय समय पे हमको ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो दोस्तों, आयुर्वेदा जंक्शन में अजय शर्मा के साथ इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरह विद्वान वैद्यों के द्वारा आप लोगों का आयुर्वेद के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब समय समय पे आप उन्हें थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।